नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कि 2006 से लेकर 2020 तक की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं और आज बारी है सेशन नंबर 5 की। और आज के सेशन में दोस्तों हम प्राचीन इतिहास के चैप्टर नंबर 5 मौर्य काल से पूछे गए प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और इस चैप्टर से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 2 से 3 सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मौर्य काल। और दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर सेशन हम अब कराने जा रहे हैं, जरूर गारंटीड है कि इस सेशन से, अकेले इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कम से कम आपके आगामी होने वाली भर्तियों में देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस सेशन को पूरा देखना है और तब तक देखना है जब तक इस सेशन को खत्म नहीं कर देते हम। और ये सेशन दोस्तों आपके हर एक चैप्टर का, हर एक विषय का, हर एक टॉपिक का होगा दोस्तों, और हर एक चैप्टर वाइज तरीके से हर एक सब्जेक्ट का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हल करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सेशन को पूरा देखना ही देखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और सेशन को दोस्तों साथ ही लाइक करते हुए चलिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? 4 ऑप्शन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का जो श्रेय है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाया करता है। लगभग 305 ईसा पूर्व में, क्या 305 ईसा पूर्व में दोस्तों यूनानी शासक जिनका नाम सेल्यूकस निकेटर था, क्या नाम था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर नाम था। तो इस सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ करता है। और युद्ध में क्या होता है दोस्तों, सेल्यूकस की हार हो जाती है। तो इसी के उपरांत क्या होता है, एक संधि हुआ करती है। और इस संधि के ही फलस्वरूप जो सेल्यूकस होता है वो क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया करता है। और दहेज के रूप में उसे दोस्तों एरिया, अराकेसिया, जेड्रोसिया और पेरी पेमीरा दाई जैसे क्षेत्रों को वो क्या कर देता है, दे दिया करता है दहेज के रूप में। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि यूनानियों को भारत से जो निकालने का श्रेय है ये चंद्रगुप्त मौर्य को जाया करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहता है। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहां गुजारे हैं। कहां पे गुजारे हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है काशी, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है उज्जैन, चौथा है दोस्तों श्रवण बेलगोला। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रवण बेलगोला। दोस्तों अगर हम जैन लेखों को देखें तो जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को क्या करता है, छोड़ दिया करता है। और एक जैन साधु थे, उस साधु का नाम क्या था? भद्रबाहु, ठीक है ना। क्या नाम था? भद्रबाहु। तो वो जो जैन साधु थे भद्रबाहु, इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, चला जाता है कहां पे? श्रवण बेलगोला में चला जाया करता है। और दोस्तों वर्तमान में हम लोग श्रवण बेलगोला को मैसूर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना करते हैं? मैसूर के नाम से जाना करते हैं। और मैसूर में जाकर के ये क्या करते हैं, वहीं पे ही अपना काया कलेश किया करते हैं, ठीक है ना। और काया कलेश के द्वारा ही अपने शरीर को त्याग दिया करते हैं। और जैन धर्म में दोस्तों इस काया कलेश को सल्लेखना कहा गया है। क्या बोला गया है दोस्तों? सल्लेखना बोला गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा दोस्तों वो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक या बिंबिसार। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है वो कौन था? बिंदुसार था। और दोस्तों बिंदुसार को ही हम लोग अमित्रघात भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अमित्रघात। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बिंदुसार को ही हम लोग अमित्रघात के भी नाम से जाना करते हैं। और यूनानी इतिहासकारों ने दोस्तों उसे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके के नाम से बुलाया करते थे। और वो नाम दोस्तों आपके पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। और वो नाम क्या था दोस्तों? तो वो नाम था अमित्रोचेटस। क्या था दोस्तों? अमित्रोचेटस। ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम लोग को इसके बारे में पता होता है। क्या नाम था? अमित्रोचेटस, याद रखिएगा नाम।
ठीक है ना। बिंदुसार को यूनानी इतिहासकारों ने अमित्रोचेटस भी बोला है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों बिंदुसार को ही हम लोग अमित्रघात भी बोला करते थे। क्या बोलते थे? अमित्रघात भी बोला करते थे, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र कौन था? तो ये बिंदुसार ही था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। क्या क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों? बिंदुसार का पुत्र कौन था, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिंदुसार का पुत्र दोस्तों अशोक था, ठीक है ना। कौन था? अशोक था, इसको हम लोग अशोक महान भी बोला करते हैं। तो दोस्तों अशोक मौर्य राजवंश का एक बहुत ही महान सम्राट था और बिंदुसार का क्या था दोस्तों? पुत्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी। क्या है क्वेश्चन? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है उज्जैनी, दूसरा है पुष्कलावती, तीसरा है तक्षशिला और चौथा है राजगृह। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तक्षशिला। क्या हो जाएगा दोस्तों? तक्षशिला हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो दोस्तों उत्तराधिकारी थे या हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे जिनका नाम बिंदुसार था, तो बिंदुसार के ही शासनकाल में दोस्तों तक्षशिला में कई सारे विद्रोह हुआ करते हैं और इसी विद्रोहों की वजह से हम ये बोलते हैं कि जो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में क्या थी? अशांति फैली हुई थी। और दोस्तों उसने क्या किया था? अशोक को अपने है ना कुमार मात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। क्या किया था बिंदुसार ने? वहां के तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा था? अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और क्या बना के भेजा था? तो कुमार अमात्य बना करके भेजा था, ठीक है ना। और अशोक ने क्या किया था? केवल विद्रोह को नहीं शांत किया बल्कि वहां के प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया करता है, ठीक है ना। इसीलिए अशोक को हम लोग अशोक महान सम्राट बोला करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला क्या है दोस्तों? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, दूसरा है केंद्रीकृत एकाधिपत्य, तीसरा है दोस्तों प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, चौथा है निर्देशित लोकतंत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब ये कि जो अशोक के अधीन जो मौर्य राजतंत्र था वो कैसा था? वो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए उसको भी ध्यान लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अशोक की प्रशासनिक नीति से भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। क्या है क्वेश्चन? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है तीसरा बौद्ध परिषद, दूसरा कलिंग का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म को अपनाना और चौथा ऑप्शन है मिशनरी को सीलोन भेजना। क्या है? मिशनरी को सीलोन भेजना, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? कलिंग का युद्ध। दोस्तों अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन लाने का श्रेय किसको जाता है? कलिंग के युद्ध को जाया करता है। कलिंग के घटना के बाद ही क्या होता है? अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाया करता है और अशोक क्या करता है? भारी घोष का नीति को त्याग दिया करता है और धम्म घोष की नीति अपनाता है। कौन सी नीति दोस्तों? धम्म घोष की नीति को अपनाया करता है, ठीक है ना। मतलब कि धर्म के आधार पे चलने के लिए वो अपने आप को संकल्पित किया करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कहता है मौर्य राजा अशोक, दूसरा ऑप्शन है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है गौतम बुद्ध और चौथा है दोस्तों भगवान महावीर। तो
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य राजा अशोक। दोस्तों ये जो मौर्य राजा अशोक थे या फिर मौर्य सम्राट अशोक थे, इनके अभिलेखों में दोस्तों उसे देवनाम प्रिय भी बोला गया है। क्या बोला गया है? देवनाम प्रियदर्शी भी बोला गया है, ठीक है ना। देवनाम प्रियदर्शी बोला गया, देवनाम प्रिय भी बोला गया है, ठीक है ना, और राजा भी बोला गया है। मतलब तमाम तरीके की उपाधियों से उनको संबोधित किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों मास्की है और गुर्जरा है, निठुर है, मतलब निठुर है, और एक ले लो क्या है, उदय गोलम ले लो। तो इन सभी लेखों में अगर हम लोग देखें तो इनका नाम अशोक मिलता है, लेकिन पुराणों में दोस्तों अशोक का वर्ण, अशोक को क्या बोला गया? वर्धन कहा गया है, ठीक है ना। अशोक को क्या बोला गया है? वर्धन बोला गया है, याद रखिएगा। फिर समझिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, फिर समझिएगा कि भाई मौर्य सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे, उसके अभिलेख में दोस्तों उसको देवनाम प्रिय या फिर देवनाम प्रियदर्शी या फिर राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। लेकिन अगर कुछ लेख, दूसरे लेखों को अगर हम देखें, जैसे कि मास्की लेख को देखें, गुर्जरा लेख को देखें, निठुर लेख को देखें या फिर उदय गोलम लेखों को देखें, तो वहां पे इसका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। लेकिन दोस्तों पुराण में अगर हम लोग देखें तो पुराणों में अशोक का नाम क्या देखने को मिलता है? वर्धन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मौर्य राजा अशोक को ही दोस्तों देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना करते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते इसी साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया आपको कि देवनाम प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रिय के नाम से कौन फेमस है, तो वो फेमस है दोस्तों अशोक हमारे, ठीक है ना। अशोक महान क्या है? फेमस है, ठीक है ना। ये और देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के तरीके में बस जरा सा चेंजेस किया है, लेकिन ऑप्शन जो है ऑप्शन में भी जरा सा चेंज किया है, लेकिन आंसर सबका क्या है? सेम है। यही फायदा होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, कि आपको तरीके पता चल जाते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या उत्तर हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों लिमिटेड सिलेबस है, अब तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने लगा है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में दोस्तों एक दिन में 30 एग्जाम होते हैं, 3 पेपर होते हैं। क्या होता है दोस्तों? एक दिन में 3 पेपर होते हैं और लगभग 3 महीने तक कोई पेपर तो जरूर चलता है। अगर मान लीजिए 3 महीने तक पेपर चला तो 90 दिन पेपर चला, एक दिन में 3 पेपर हो रहा है, तो मतलब कि 90 दिनों में 270 पेपर होंगे। और 270 पेपर में दोस्तों उतने ही लिमिटेड टॉपिक में से वो कितने बार नए क्वेश्चन बना लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। 2, 4, 10 क्वेश्चन नए बन सकते हैं, बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन नहीं बन सकते। इसलिए एग्जामिनर क्या करते हैं कि ऑप्शन को बाइफर्केट कर देते हैं या क्वेश्चन की थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके उसी क्वेश्चन को फिर से दे दिया करते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को अगर हम देख लें, ठीक है, तो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों लगभग 70 से 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बस पूछने का तरीका दोस्तों बदला गया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिया है, जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, या सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों इसमें सभी विकल्प सही है, क्योंकि जो अशोक के शिलालेख थे उन शिलालेखों में हमको अशोक के जीवन वृत्त की जानकारियां भी मिलती है, अशोक के आंतरिक नीति की भी जानकारी मिला करती है, और अशोक की विदेश नीति की भी जानकारियां हमको मिला करती है। मतलब दोस्तों कि अगर अशोक के इतिहास को अगर हम लोग टटोले तो उसमें हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही हमें यह ज्ञात होता है, उसके बारे में, उसकी चीजों के बारे में। और उसके अभिलेखों का जो विभाजन है दोस्तों वो हम लोगों ने 3 भागों में कर रखा है। कितने भागों में किया? 3 भागों में किया है। 3 भागों में। पहला भाग क्या कहलाता है दोस्तों? तो पहला भाग को हम लोग बोलते हैं शिलालेख। क्या बोलते हैं? शिलालेख बोला करते हैं। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख बोला करते हैं। और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? गुहा लेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुहा लेख बोला करते हैं। मतलब कि जो अभिषेक के और अशोक के जो अभिलेख हैं उसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहले को हमने शिलालेख बोला, दूसरे को स्तंभ लेख बोला, और तीसरे को हमने क्या बोला? गुहा लेख बोला, ठीक है ना। और जो शिलालेख है दोस्तों ये 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। ध्यान रखिएगा, 14 अलग अलग लेखों का क्या है? एक ग्रुप है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से क्या किए गए? प्राप्त किए गए हैं। और इनमें से दोस्तों अशोक कालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति और उसके जीवन वृत्त की जानकारियां प्राप्त हुआ करती है, ठीक है ना। और दोस्तों अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस भाषा में हमें देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो हमें प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं। किस भाषा में?
प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं या फिर ब्राह्मी लिपि में हमें देखने को मिलता है। और केवल दोस्तों 2 अभिलेख हो, ठीक है ना, शाहबाज घड़ी और क्या है, मानसेहरा, ठीक है ना, इनकी लिपि क्या है, ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है, ठीक है ना। मतलब कि अशोक के केवल 2 ही अभिलेख ऐसे हैं जिनकी लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। वो 2 अभिलेख कौन कौन से हैं, तो शाहबाज घड़ी है और दूसरा है मानसेहरा। क्या है, दूसरा है मानसेहरा। इसकी जो लिपि है वो कैसी है, खरोष्टी है, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, वो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, इतना एक्सप्लेनेशन उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से। वीडियो आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन हमने किस तरीके से सेट करके रखा है, हर एक टॉपिक वाइज तरीके से हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली सेट करके रखा है आप लोग के लिए, और कितने बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है और आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और एक बेहतरीन सा कमेंट जरूर आप करिए। अगर वीडियो में कोई कमी है, कोई सुधार है, या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, या किसी आप टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिए। हम आपको आपके मनपसंद टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको देंगे और बेहतरीन ट्रिक्स के माध्यम से देंगे, ताकि उसे आप अच्छे तरीके से याद कर सकें, प्रिपेयर कर सकते हो, अपने एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन अंक हासिल कर सकें। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसी के साथ ही कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है रॉक एडिक्ट सेकेंड, दूसरा है रॉक एडिक्ट फोर्थ, तीसरा है रॉक एडिक्ट 6th, और दोस्तों रॉड एडिक्ट क्या है, 13th है। रॉक एडिक्ट 13th है, ठीक है ना। तो रॉक एडिक्ट का मतलब क्या होता है, रॉक एडिक्ट का मतलब होता है दोस्तों शिलालेख। क्या होता है दोस्तों, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शिलालेख बोला करते हैं, ठीक है ना। रॉक एडिक्ट का मतलब होता है, रॉक मतलब चट्टान, एडिक्ट मतलब क्या होता है, जो उस पर लिखा गया है जिस पे, ठीक है ना। तो चट्टानों पे जो लिखावट है जिसको हम लोग शिलालेख बोला करते हैं, तो उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक एडिक्ट बोला करते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो कलिंग युद्ध के बाद जो निम्न में से किसे महाराज अशोक के रूपांतरण को जो दर्ज किया गया है, वो रॉक एडिक्ट 13 में किया गया है, ठीक है ना। 13वें शिलालेख में किया गया है। 13वें शिलालेख से दोस्तों कलिंग युद्ध के संदर्भ में हमें स्पष्ट साक्ष्य भी मिला करते हैं, और यह घटना अशोक के जो राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, मतलब कि 261 ईसा पूर्व में, कब 261 ईसा पूर्व में घटित हुआ करती है। और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध में हुई पीड़ा पर अपने दुख को और अपने पश्चाताप को व्यक्त किया है, और युद्ध त्याग करने की भी यहां से उसने घोषणा भी की है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, 4 ऑप्शन है, 261, 263, 232 और 240 बीसी, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 261 बीसी में। 261 बीसी में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ करता है, और इसी युद्ध के बाद से अशोक का हृदय परिवर्तन भी हो जाया करता है, ठीक है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो भी आइए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है। तो दोस्तों, अशोक के ये कलिंग युद्ध का जो प्रभाव है, अभी देखिए यही क्वेश्चन आपको थोड़ी देर पहले हमने कराया, इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन हमने करवाया है, ठीक है ना, कि अशोक के कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है। 4 ऑप्शन है, स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, दूसरा है शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, तीसरा है खुदाई, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से हमें अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव देखने को मिला करता है। मतलब देखिए क्या किया गया, क्वेश्चन के पूछने का इसने बहुत ही स्मार्ट तरीके से एग्जामिनर ने बस तरीके चेंज कर दिए हैं, लैंग्वेज बदल दी है, ऑप्शन के तरीके उसने बदल दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन रिपीटेड है। आप देख पा रहे हैं मतलब कितने स्मार्ट तरीके से काम किया गया है एग्जामिनर में इसने किया है, ठीक है ना। अभी देखिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर ने इसमें भी क्या किया है, अपने थोड़ा सा स्मार्ट ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, ऑप्शन की लैंग्वेज चेंज कर दिया, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बच्चा घूम जाए। इसीलिए ये प्रीवियस ईयर कराया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है परीक्षा की खोपड़ी में। अगर आपको छेद करना है, अगर आपको सपना है कि एक बेहतरीन सी नौकरी आपकी हो, तो दोस्तों इस प्रीवियस ईयर सेशन को जरूर देखना होगा। मतलब क्या बेहतरीन तरीके से सेशन चल रहा है, आप खुद ही देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो दोस्तों, ठीक है ना। तो मतलब ये 13वां वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में देखो दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन पूछने का तरीका उसने क्या कर
कर दिया, बदल दिया फिर से उसने। ठीक है, कहता है कि किस शिला राज देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। ठीक है ना, फिर से वही क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, मास्की राजा देश, तीसरा है शिला राजा देश 13th, तीसरा ऑप्शन कहता है शिला राजा देश 6 और 11th, और चौथा कहता है शिला राजा देश 10th। ठीक है ना, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिला राजादेश 13th में क्या होता है, हमें यह देखने को मिलता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख भी किया है और यहीं से उसने युद्ध त्याग करने की घोषणा भी की है। मतलब देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से घुमाया जा रहा है, बस सिर्फ घुमाया जा रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है ना, आपने प्रीवियस ईयर लगा रखा है तो आप बड़ी आसानी से आप कर ले जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत था। ठीक है, 4 ऑप्शन है, पहला है कौटिल्य, दूसरा सेल्यूकस निकेटर, तीसरा मेगास्थनीज, चौथा है जस्टिन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। दोस्तों मेगास्थनीज यूनानी, जिसको हम लोग आज ग्रीस के नाम से जाना करते हैं, यूनान को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो ग्रीस के नाम से हम लोग जाना करते हैं। ठीक है ना, तो ग्रीस का एक शासक था, ठीक है ना, मेगास्थनीज जो यूनानी शासक था, एक ग्रीस का शासक था, उसने क्या किया था कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है ना, कौन दोस्तों, ये जो एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गई दोस्तों, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हुई स्लाइटली सी, कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत भेजा गया था वो सेल्यूकस निकेटर नहीं बल्कि मेगास्थनीज को भेजा गया था। किसको भेजा गया था, मेगास्थनीज को भेजा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, जो मेगास्थनीज था दोस्तों ये दरअसल एक यूनानी शासक जिनका नाम सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर का मेगास्थनीज राजदूत था। ठीक है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और प्रशासन के विषय में भी बहुत कुछ उसने लिखा है। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भेजा गया यूनानी राजदूत था उसका नाम मेगास्थनीज था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कहाँ के, जो एक यूनानी शासक थे जो वर्तमान में ग्रीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन ही है, लेकिन एग्जामिनर ने यहां पे भी क्या किया, बहुत ही शार्प माइंड से उसने क्या किया, चीजों को उसने बदल दिया है। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था, अभी हमने करवाया। तो दोस्तों मौर्य दरबार में जो ग्रीस के राजदूत थे उनका नाम क्या था, मेगास्थनीज था। क्या था दोस्तों, मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की लिखी पुस्तक का नाम क्या था, तो दोस्तों मेगास्थनीज के लिखी पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या था दोस्तों, इंडिका था। और इस इंडिका पुस्तक में दोस्तों उसने मौर्यकालीन समाज और प्रशासन के बारे में बहुत सारी चीजें अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। ठीक है ना, अब चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है, लेकिन क्या शानदार तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बदला है। पूछ रहा है कि इंडिका किसने लिखी है, अभी मैंने बताया। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप, एसएससी एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंडिका दोस्तों किसने लिखी है, अभी बता दिया, मेगास्थनीज ने लिखी है। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, अब तो आप लोगों के लिए हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला, कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है विष्णुगुप्त, दूसरा है उपगुप्त, तीसरा है ब्रह्मगुप्त और चौथा है बृहद्रथ। क्या है, बृहद्रथ। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उपगुप्त। कि अशोक ने उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है ना, अगर हम लोग सिंहली अनुश्रुतियों को देखें या फिर दीपवंश की बात करें या फिर महावंश की बात करें तो उनके अनुसार दोस्तों अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष दोस्तों निग्रोध नामक एक बिच्छू ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है ना, और दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय जो है दोस्तों वो उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाया करता है। ठीक है, चलिए इसी साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था।
ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिया गया, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर वैशाली। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रसिद्ध गुरु थे जिनका नाम चाणक्य था, जिनको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जाना करते हैं, वो दोस्तों तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित थे। ठीक है ना, कहां से? तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों वो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी साथ चलिए आइए बढ़ते हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन आपका? कहता है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो दोस्तों मौर्य काल के दौरान शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र है वो निम्न में से 4 ऑप्शन के थ्रू हमें बताना है। पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा है वल्लभ, तीसरा है नालंदा, चौथा है क्या है? तक्षशिला। ठीक है ना, चौथा क्या है? तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा तक्षशिला, यह आपका सही जवाब हो जाया करता है कि मौर्य काल के दौरान दोस्तों जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो क्या था? तक्षशिला था आपका। ठीक है ना दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जिसको हम जानते हैं वो तक्षशिला था। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो नालंदा को टिक मार करके चले आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र नालंदा नहीं था बल्कि तक्षशिला था दोस्तों। और यहाँ तक्षशिला पे दोस्तों दुनिया भर से लोग आया करते थे पढ़ने के लिए। और ये जो तक्षशिला है दोस्तों ये वर्तमान में इस्लामाबाद के कुछ दूरी पर पश्चिम में स्थित है। और इस्लामाबाद क्या है दोस्तों? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की आपकी राजधानी है। तो वर्तमान में तक्षशिला आपका कहां पे है? तो इस्लामाबाद से कुछ दूरी पे पश्चिम दिशा में स्थित है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों सैनिक शिक्षा तक्षशिला से ही प्राप्त की थी। ध्यान रखिएगा, तक्षशिला से उसे सैनिक शिक्षा प्राप्त हुआ करती है। और चाणक्य यहां का प्रसिद्ध आचार्य भी था। ठीक है ना, यहां पे चाणक्य जो था बहुत ही फेमस टीचर थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप आराम से कर ले जाएंगे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? 4 ऑप्शन दिया गया, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। क्वेश्चन क्या बेहतरीन तरीके से घुमा के पूछा गया है। ठीक है ना, जबकि आप सभी लोग सच्चाई जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों चाणक्य को, यानी कि या फिर कह लो आप कौटिल्य को, है ना, ये चाणक्य की सहायता से या कौटिल्य की सहायता से अपने अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित किया। और पराजित करके 322 ईसा पूर्व में, कब दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया करता है। और अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो कौटिल्य हैं। और कौटिल्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं, जो कौटिल्य हैं या फिर आप कह सकते हो चाणक्य हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही समकालीन थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके पहले का देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कैसे कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। अब पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। मतलब देखिए एक टॉपिक से बेचारा एग्जामिनर नए क्वेश्चन जनरेट करे तो कहां से करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर लगा लो। आप ये जो 10 साल 12 साल 15 साल का जो आपको करवाया जा रहा है दोस्तों, केवल इतना आप लगा लोगे ना तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, उससे भंग भी नहीं लगेगा कि भाई वो क्वेश्चन बनाए कहां से बच्चे ने सारे प्रीवियस ईयर को रट रखा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, इसलिए एग्जामिनर की मजबूरी है क्वेश्चन को रिपीट करना। ठीक है ना, देखिए सेम तरह से क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की। आप ऑप्शन नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो आप बड़े आराम से बता दोगे सर अर्थशास्त्र की जो रचना है ये कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य को ही दोस्तों हम लोग चाणक्य भी बोला करते हैं। ठीक है ना, और जो चाणक्य थे ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक भी थे। ठीक है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सैन्य शिक्षा किससे ली थी? चाणक्य से ही ली थी। मतलब कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन आंसर सिर्फ एक होगा। ठीक है ना, यही सबसे अच्छी खासियत हुआ करती है आपके प्रीवियस ईयर को लगाने का। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये वो भी देख लेते हैं कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया गया, मगधी, ब्राह्मी, पाली या फिर देवनागरी लिपि में। तो अभी देखिए थोड़ा देर पहले आपको बताया गया था कि भाई जो अशोक के जो शिलालेख है वो ज्यादातर क्या है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है ना, कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में ही है। तो अशोक के अभिलेखों में दोस्तों शाहबाज घड़ी और मानसेहरा के अभिलेख, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें क्योंकि ये दोनों क्या है? खरोष्टी लिपि में है, तो दोस्तों शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा इन दोनों लिपियों को अगर हम हटा दें तो इसके अलावा दोस्तों आपके जो तक्षशिला
और लघुमान अभिलेख है दोस्तों, ये आरमाइक लिपि में, और शरेकुना अभिलेख जो है दोस्तों ये भी आरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। लेकिन इसके अलावा बाकी के जितने भी शिलालेख हैं या लघु शिलालेख है या स्तंभ लेख है या फिर लघु स्तंभ लेख है, ये सभी के सभी किसमें है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। किसमें है, ब्राह्मी लिपि में छपे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ 4 ऐसे हैं जो ब्राह्मी लिपि में नहीं है। कौन कौन से, पहला शाहबाजगढ़ी, क्या है दोस्तों, शाहबाजगढ़ी, और दूसरा मानसेहरा। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दोस्तों खरोष्टी लिपि में है, और तक्षशिला और लघुमान ये दोस्तों क्या है, आरमाइक लिपि में है, ठीक है ना, ठीक है ना, आरमाइक लिपि में है, ठीक है ना। और शेरकुना जो है दोस्तों, शेरकुना भी आपके आरमाइक और ग्रीक लिपि में है, ठीक है ना। बाकी सारे के सारे आपके ब्राह्मी लिपि में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाया करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है, ये देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है 1810 में हैरी स्मिथ में, दूसरा कहता है आपका कि 1787 में जॉन टावर ने, तीसरा है 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ ने, और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों 1837 में प्रिंस और जेम्स प्रिंसिप ने किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने दोस्तों पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, ठीक है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नाम के एक विद्वान ने क्या किया था कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि इसके पहले दोस्तों लगभग 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय द्वारा ये खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, टिफेन थेलर महोदय के द्वारा खोजा गया था, 1750 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक है ना। और ये अभिलेख दोस्तों दिल्ली मेरठ अभिलेख था, ठीक है ना, दिल्ली मेरठ अभिलेख था। और प्रसिद्ध, एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है जिनका नाम क्या है, डी.आर. भंडारकर। तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर महोदय ने तो दोस्तों मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास भी किया था, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहली बार या फिर पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो सबसे पहले खोज दोस्तों टिफेन थेलर ने की थी। कब की थी दोस्तों, 1750 में की थी। लेकिन पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ किसने दिया था, तो पहली बार अशोक शिलालेखों का जो अर्थ है वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने दिया था। किसने दिया था, जेम्स प्रिंसिप ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाएगा कि दोस्तों अशोक को शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। किसको दोस्तों, अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व धम्म से वर्णित नहीं था। क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म से वर्णित नहीं था। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है माता पिता का आज्ञा पालन, दूसरा है दोस्तों दान पुण्य, तीसरा है भातृभाव और तीसरा है संघ के प्रति आस्था। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघ के प्रति आस्था, ठीक है ना। दोस्तों धम्म में वर्णित है कि जो पक्षी प्राणियों की हत्या नहीं करनी, हमें प्राणियों को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाना है, माता पिता की सेवा भी करनी है, उनकी आज्ञा का पालन भी करना है, भ्रातृभाव भी रखना है, मतलब कि भाईचारे का भाव भी रखना है, दान पुण्य भी करना है। इसके अलावा दोस्तों अल्प व्यय की भी बात की गई है। अल्प व्यय मतलब कि कम खर्च की भी बात की गई है, अल्प संचय की भी बात की है, कम बचाने पर भी बात की गई है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित जैसा कोई भी तत्व वर्णित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाया करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथ हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। क्या पूछा गया है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। 4 ऑप्शन है, जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या फिर नगर प्रशासक।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिला प्रशासक हुआ करता है। दरअसल दोस्तों मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक था वो एक जिला प्रशासक हुआ करता था, और मेगास्थनीज ने दोस्तों नगर के प्रमुख अधिकारी को, क्या नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई बोला है। क्या बोला है? एस्ट्रोनोमाई बोला है। और उसके अनुसार दोस्तों यानी कि मेगास्थनीज के अनुसार जिले के अधिकारी को दोस्तों एग्रोनोमोई बोला है। क्या बोला है? एग्रोनोमोई बोला है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ऑप्शन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। इसी तरह चलिए बढ़ते हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मौर्य वंश के तत्काल बंद, क्या है? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? चार ऑप्शन है, सातवाहन, शुंग, नंद या फिर कण्व, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुंग वंश ने। मौर्य वंश के तत्काल बाद ही दोस्तों शुंग वंश ने आकर के क्या कर लिया था? मगध राज पे अपना आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है ना। तो मतलब कि अंतिम मौर्य सम्राट था जिसका नाम बृहद्रथ था, इस बृहद्रथ की हत्या करके पुण्यमित्र शुंग, क्या नाम था? पुण्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में, कब? 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है ना, मगध राज्य में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों अभी हमने बताया कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। कौन था दोस्तों? बृहद्रथ था, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक एसएससी के और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑनलाइन में यानी कि सीबीटी में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, है ना, उसको भी आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों 340 ईसा पूर्व में पैदा हुआ करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक किस वंश का शासक था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 322 से 298 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, किसके प्रबल अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई बिंदुसार किसका पुत्र था? तो सभी जानते हैं बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो महान अशोक थे वो किस वंश के शासक थे? तो महान अशोक जो थे दोस्तों वो मौर्य वंश के शासक थे, और इनका जो शासन काल है वो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक है। देन एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि भाई कि अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो जो अशोक थे दोस्तों मौर्य वंश के राजा थे। एक क्वेश्चन और पूछा गया था ऑनलाइन में दोस्तों कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व में भी हुआ था, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ऑनलाइन में भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन भी जबरदस्त तरीके से रिपीट किए जा रहे हैं। मतलब जो ऑफलाइन में क्वेश्चन आते थे वही क्वेश्चन आपके ऑनलाइन में भी दिए जा रहे हैं, बस थोड़ा बहुत ऑप्शन या फिर लैंग्वेज में चेंज कर दिया जा रहा है बस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों ऑनलाइन में ही कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र को दोस्तों चाणक्य ने लिखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को अन्य कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है कि चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहां पाई जाती है? तो चट्टानों को काटकर बनाई गई दोस्तों सबसे पुरानी जो वास्तुकला है वो आपके बिहार में पाई जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण दोस्तों मौर्य राजवंश ने किया था। ये एक नया क्वेश्चन था जो एसएससी ने बनाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ पे हैं? तो दोस्तों सांची के जो बौद्ध स्मारक हैं ये आपके एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपके भ्राबू है, भ्राबू अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों भ्राबू अभिलेखों में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख देखने को हमको मिला करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो दोस्तों सम्राट अशोक के समकालीन जो श्रीलंका के शासक थे उनका नाम तिस्स था। क्या था? तिस्स था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार होता था? तो मौर्य काल में दोस्तों
खान के विषय पर, किस पे? खान के विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार हुआ करता था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो अभी बताया कि अभी जो ऑफलाइन क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो भी इसी में का ही क्वेश्चन है, रिपीट किया गया क्वेश्चन कि जो कौटिल्य हैं दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे, तो मौर्य राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक दोस्तों अशोक थे। कौन थे दोस्तों? अशोक थे। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, तो दोस्तों अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है ये आपके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में है। किसमें ज्यादातर है? प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और पूछता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो चाणक्य का दूसरा नाम दोस्तों विष्णुगुप्त भी था। क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त था। इसके अलावा कौटिल्य भी के नाम से भी हम इनको जाना करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, या फिर अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक दोस्तों राजनीति पर लिखी गई है। और किसने लिखी है? तो विष्णुगुप्त ने ही लिखा है, यानी कि चाणक्य ने ही लिखा है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था, तो दोस्तों विश्व के इतिहास में अशोक इकलौता ऐसा राजा था जिसने कलिंग का युद्ध जीतने के बाद विजय को उसने त्याग दिया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंकित करता है, तो जो सारनाथ का स्तंभ है ये दरअसल प्रगति को इंकित करता है। किसकी बात करता है? डेवलपमेंट की बात करता है, यानी कि प्रगति की बात किया करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए जो शेर हैं जिन्हें हम अपने नोटों पर देखा करते हैं वास्तविकता में वो किस पदार्थ की नक्काशित है या किस पदार्थ पर नक्काशित है, तो दोस्तों सारनाथ स्तंभ के ऊपर जो हम लोग शेर देखा करते हैं जिनको हम अपने नोट पे भी छपे हुए देखते हैं या फिर सिक्कों में भी छपे हुए देखा करते हैं दोस्तों, ये दरअसल पत्थर के पदार्थ पर नक्काशित है। किससे बने हैं? पत्थर के पदार्थ पर बने हुए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था, तो दोस्तों मौर्य वंश में अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था, ठीक है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है दोस्तों वो आपके पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आपके पाटलिपुत्र में स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आपके इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, जितने भी पूछे जा चुके हैं और आगे क्वेश्चन जो नए बन सकते हैं हमने उन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। अब उम्मीद है मुझे कि इस सेशन को देखने के बाद अगर अब आपसे मौर्य काल से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अब 80% क्वेश्चन बड़े ही प्यार से आप करके आ जाएंगे, आंख बंद करके आएंगे, मास्क बंद करके सही करके आएंगे। इसीलिए कह रहा हूं इस सेशन के साथ तब तक जुड़े रहिएगा जब तक हम इस सेशन को पूरा हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज तरीके से कंप्लीट नहीं करवा दिया करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इतनी मेहनत की गई आप लोगों के लिए तो वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है या कंफ्यूजन है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी अन्य टॉपिक पे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके आप दे दीजिए, हम आप लोग की डिमांड को जरूर पूरा करेंगे। आप लोगों की डिमांड पे हम आप लोगों के लिए वीडियोस देंगे और ट्रिक के हिसाब से हम आपको वीडियोस देंगे ताकि चीज़ें आपको और भी बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिखकर मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने IQ मेंटर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ, हमारे सारे वीडियोस की लिंक, इसके अलावा डेली स्टडी मटेरियल, GK GS के क्विज, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स की डिटेल्स और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो हमारे ग्रुप के साथ भी जुड़िए और दोस्तों आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सर्च मारिए IQ मेंटर लिख करके, वहां हमारा लोगो लिखा हुआ आप लोगों को दिखेगा। इस साइड में जो लोगो आप देख पा रहे हो यही लोगो आप लोगों को लगा हुआ मिलेगा। और दोस्तों आप वहां पे भी फॉलो कीजिए, हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको वहां भी कुछ ना कुछ नया रोज सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों खत्म करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं कल अगले एक नए सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग। दिस इज तरुण यादव एंड आई thankful to all of you who listen to me patiently. Thanks a lot guys.